एक ऊष्मा इंजन को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं जिसमें उच्च ताप T1 डिग्री केल्विन का ऊष्मा स्रोत है, कम ताप T2 डिग्री केल्विन का सिंक है और इन दोनों के बीच में एक कार्यकारी पदार्थ है जो T1 डिग्री केल्विन के ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और T2 डिग्री केल्विन के सिंक को Q2 ऊष्मा देता है और शेष बची हुई ऊष्मा Q1 माइनस Q2 ये कार्य में बदल दी जाती है, यानी कार्य W होगा Q1 माइनस Q2। तो इस तरह से एक ऊष्मा इंजन को हम इस तरह से व्यक्त करेंगे। यदि इंजन को विपरीत क्रम में चलाया जाए तो ये रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य करेगा, जिसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह भी अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन वाले स्रोत और कम ताप T2 डिग्री केल्विन वाले सिंक के बीच कार्य कर रहा है, परंतु इसमें कार्यकारी पदार्थ T2 डिग्री केल्विन ताप के सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है और अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन के स्रोत को Q1 ऊष्मा देता है। पर ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब Q1 माइनस Q2 कार्य इसके ऊपर किया जाए, बाहर से इतना कार्य किया जाए, W बराबर Q1 माइनस Q2। कार्यकारी पदार्थ की ओर जो दो एरो अंदर की ओर आ रहे हैं, इनमें इनका जो जोड़ है वो है Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 दैट इज Q1, इसलिए Q1 ऊष्मा ये ऊष्मा स्रोत की ओर जा रही है। अब हम आते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का एक रूप है एवं इसके अनुसार ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यह नियम ऊष्मा को कार्य में बदलने की सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम यह जानकारी नहीं दे पाता है कि ऊष्मा को किस सीमा तक कार्य में बदला जा सकता है। साथ ही यह नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की ये कमियां ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा पूरी की जाती हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दो कथन हैं। पहला कथन केल्विन प्लांक का कथन है और दूसरा क्लाउसियस का कथन है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार किसी भी इंजन के लिए ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर सिंक को कोई ऊष्मा दिए बिना लगातार कार्य करना असंभव है। यानी यह संभव नहीं है कि कोई ऊष्मा इंजन अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन के स्रोत से ऊष्मा ले और सिंक को कोई ऊष्मा न दे और सारी की सारी ऊष्मा कार्य में बदल दे। इससे यह पता चलता है कि पूर्ण दक्ष ऊष्मा इंजन असंभव है, क्योंकि दक्षता 1 तभी होगी जब सिंक को कोई ऊष्मा
न दी जाए। यदि ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ली गई और ये सारी की सारी कार्य में बदल दी गई, Q2 सिंक को दी गई ऊष्मा यदि 0 हो तो W बराबर Q1 होगा और तब दक्षता 1 होगी, जो कि संभव नहीं है। तो केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार पूर्ण दक्ष ऊष्मा इंजन संभव नहीं है, यानी यह संभव नहीं है, ऐसा ऊष्मा इंजन संभव नहीं है जो उच्च ताप के स्रोत से ऊष्मा ले और सिंक को कोई ऊष्मा दिए बिना पूरी ऊष्मा को कार्य में बदल दे। दूसरा कथन ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का, ये क्लॉसियस का कथन है। इसके अनुसार कोई भी मशीन कम ताप वाली वस्तु यानी सिंक से उच्च ताप वाली वस्तु यानी स्रोत की ओर लगातार ऊष्मा नहीं भेज सकती है यदि उस पर बाह्य कार्य न किया जाए। यानी ऊष्मा को कम ताप से अधिक ताप की ओर ले जाना है तो हमें बाह्य कार्य की आवश्यकता होगी। बिना बाह्य कार्य किए ऊष्मा कम ताप के सिंक से अधिक ताप के स्रोत की ओर नहीं जा सकती है। इससे पता चलता है कि ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक पूर्ण दक्ष रेफ्रिजरेटर असंभव है। पूर्ण दक्ष रेफ्रिजरेटर वो होगा जिसमें कि ऊष्मा कम ताप से अधिक ताप की ओर जाए और उस पर बाहर से कार्य भी न करना पड़े। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के ये दोनों कथन, केल्विन प्लांक का कथन और क्लॉसियस का कथन, ये दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य हैं। यदि हम एक कथन को गलत मान लेते हैं तो दूसरा कथन भी गलत सिद्ध हो जाता है। ये सिद्ध करने के लिए कि दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य हैं, पहले हम मान लें कि क्लॉसियस का कथन गलत है एवं एक ऐसा रेफ्रिजरेटर R संभव है जो कम ताप T2 डिग्री केल्विन वाले सिंक से Q2 ऊष्मा शोषित कर उच्च ताप T1 डिग्री केल्विन वाले स्रोत को देता है एवं इसके लिए इस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यानी इस तरह का एक रेफ्रिजरेटर संभव है R, जो विपरीत क्रम में चलाया जा रहा है, जो सिंक से Q2 ऊष्मा ले रहा है और ये पूरी ऊष्मा Q2 स्रोत को दे रहा है। यानी ऊष्मा अपने आप कम ताप के सिंक से अधिक ताप के स्रोत की ओर जा रही है और इस पर बाहर से कोई कार्य भी नहीं करना पड़ रहा है। तो यदि क्लॉसियस का कथन गलत है तो ऐसा पूर्ण दक्ष रेफ्रिजरेटर संभव है, यानी ऊष्मा Q2 रेफ्रिजरेटर R के द्वारा सिंक से ली जा रही है और पूरी की पूरी ऊष्मा Q2 यही स्रोत को दी जा रही है। अब हम इन्हीं दोनों स्रोत और सिंक के बीच कार्य करने वाला एक इंजन E लेते हैं, जो कि उच्च ताप के स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, कम ताप के सिंक को Q2 ऊष्मा दे रहा है और शेष ऊष्मा यानी Q1 माइनस Q2 ऊष्मा को यह कार्य में बदलता है। कार्य W बराबर है Q1 माइनस Q2। अब इन स्रोत और सिंक के बीच यदि ये रेफ्रिजरेटर और इंजन दोनों एक साथ इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो इसका परिणामी प्रभाव अब हम देखते हैं कि क्या होता है। सिंक की तरफ हम देखें तो इस सिंक से Q2 ऊष्मा बाहर ली जा रही है और Q2 ऊष्मा इसकी ओर जा रही है, यानी कुल मिलाकर इसको न ऊष्मा दी जा रही है न ली जा रही है।
स्रोत की तरफ देखें तो इससे Q1 ऊष्मा ली जा रही है और Q2 ऊष्मा इसको दी जा रही है। यदि Q1 Q2 से अधिक है, Q1 का मान Q2 से अधिक होगा ही, और तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर स्रोत से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा ली जा रही है। Q1 ऊष्मा ली जा रही है, Q2 इसको दी जा रही है। तो कुल मिलाकर परिणामी प्रभाव यह है कि स्रोत से कुल मिलाकर Q1 माइनस Q2 ऊष्मा ली जा रही है। सिंक को न ऊष्मा ली जा रही है न दी जा रही है। स्रोत से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा कुल मिला के ली जा रही है, और हम देख रहे हैं कि कार्य W बराबर है Q1 माइनस Q2। यानी परिणामी प्रभाव ये हुआ कि Q1 माइनस Q2 ऊष्मा स्रोत से ली गई, सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दी गई, और सारी ऊष्मा Q1 माइनस Q2 ये कार्य में बदल दी गई। और यदि ऐसा होता है तो ये केल्विन प्लांक के कथन का उल्लंघन होगा। तो यदि हम क्लॉसियस के कथन को गलत मानते हैं तो ये क्लॉसियस के कथन को यदि हम गलत मानते हैं तो ये केल्विन प्लांक के कथन को भी गलत सिद्ध कर देता है। दूसरा पार्ट में हम ये मान लें कि केल्विन प्लांक का कथन गलत है। केल्विन प्लांक का कथन गलत है अर्थात एक ऐसा पूर्ण दक्ष ऊष्मा इंजन ई संभव है जो कि उच्च ताप T1 डिग्री केल्विन वाले स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है एवं निम्न ताप T2 डिग्री केल्विन वाले सिंक को कोई ऊष्मा दिए बिना समस्त ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। यानी इस तरह का इंजन संभव है। इंजन ई उच्च ताप के स्रोत से Q1 ऊष्मा ले रहा है और सारी ऊष्मा को कार्य में बदल रहा है। कार्य W बराबर है Q1 और सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दे रहा है। यानी हमने ये मान लिया है कि केल्विन प्लांक का कथन गलत है। केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार ऐसा इंजन संभव नहीं है जो उच्च ताप के स्रोत से ऊष्मा ले और सिंक को कोई ऊष्मा न दे और सारी ऊष्मा को कार्य में बदल दे। तो यदि हम केल्विन प्लांक के कथन को गलत मानते हैं और ये मानते हैं कि ऐसा इंजन ई संभव है जो उच्च ताप T1 डिग्री केल्विन के स्रोत से Q1 ऊष्मा ले रहा है, सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दे रहा है और सारी ऊष्मा को कार्य में बदल रहा है, यानी कार्य W बराबर है Q1। तो हम इसी कार्य से चलने वाला एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं जो इन्हीं दोनों स्रोत और सिंक के बीच कार्य कर रहा है। रेफ्रिजरेटर R जो कम ताप T2 डिग्री केल्विन के सिंक से Q2 ऊष्मा ले रहा है, तो यह सिंक को ऊष्मा देगा अब Q1 प्लस Q2, क्योंकि इस पर किया गया कार्य W बराबर है Q1। W बराबर Q1 कार्य किया जा रहा है, Q2 ऊष्मा ये सिंक से ले रहा है, अतः यह स्रोत को ऊष्मा देगा Q1 प्लस Q2। जितनी ऊष्मा इसमें अंदर की ओर आ रही है उतनी ही ऊष्मा इससे बाहर की ओर जाएगी। अब हम यदि परिणामी प्रभाव देखें तो सिंक से कुल मिलाकर Q2 ऊष्मा ली जा रही है और स्रोत को Q1 प्लस Q2 ऊष्मा दे रहे हैं और Q1 इससे ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर स्रोत को हम Q2 ऊष्मा दे रहे हैं। यानी सिंक से Q2 ऊष्मा ली जा रही है और यही Q2 ऊष्मा स्रोत को दी जा रही है। यानी ऊष्मा अपने आप कम ताप के सिंक से
अधिक ताप के स्रोत की ओर जा रही है और इस पर कोई बाहरी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। ये जो कार्य इंजन के द्वारा किया जा रहा है ये अंदर ही अंदर कार्य हो रहा है, बाहर से कार्य नहीं हो रहा है। तो यदि हम केल्विन प्लांक के कथन को गलत मानते हैं तो ये क्लॉसियस के कथन का भी उल्लंघन हो रहा है। इसलिए केल्विन प्लांक का कथन गलत है तो क्लॉसियस का कथन भी गलत सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों कथन, केल्विन प्लांक का कथन और क्लॉसियस का कथन, ये एक दूसरे के तुल्य हैं। अगला टॉपिक है कार्नो की प्रमेय। कार्नो की प्रमेय, इसके अनुसार दो समान तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। और इसका दूसरा भाग है कि दो समान तापों के मध्य कार्य करने वाले अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। कार्नो प्रमेय के दो भाग हैं। पहले भाग के अनुसार दो समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होगी। दो समान तापों का मतलब है कि T1 डिग्री केल्विन अधिक ताप का स्रोत और T2 डिग्री केल्विन कम ताप का सिंक, इन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले जितने भी उत्क्रमणीय इंजन होंगे उन सभी की दक्षता समान रहेगी। और इसके दूसरे भाग के अनुसार यदि हम इन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन लें और अनुत्क्रमणीय इंजन लें तो कार्नो प्रमेय के अनुसार अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम इसका पहला भाग सिद्ध करते हैं, जिसमें कि दो समान ताप T1 और T2 डिग्री केल्विन के स्रोत और सिंक के बीच कार्य करने वाले दो उत्क्रमणीय इंजन लेंगे तो हम सिद्ध करेंगे कि दोनों उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होगी। कार्नो प्रमेय के प्रथम भाग को सिद्ध करने के लिए माना दो उत्क्रमणीय इंजन E और E' समान ताप हैं T1 और T2। समान तापों उच्च ताप T1 डिग्री केल्विन का स्रोत और निम्न ताप T2 डिग्री केल्विन का सिंक, इन समान तापों के बीच काम करने वाले दो उत्क्रमणीय इंजन हमने लिए, एक इंजन E और दूसरा इंजन E'। इस चित्र में देखें, दो इंजन हैं E और E', समान तापों के बीच कार्य कर रहे हैं, यानी दोनों ही T1 डिग्री केल्विन ताप के स्रोत और T2 डिग्री केल्विन ताप के सिंक के बीच कार्य कर रहे हैं। दोनों ही उत्क्रमणीय इंजन हैं। हमें सिद्ध करना है कि दोनों की दक्षता समान होगी। इंजन E अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन वाले स्रोत से Q1 ऊष्मा ले रहा है, कम ताप वाले सिंक को Q2 ऊष्मा दे रहा है और शेष ऊष्मा को ये कार्य में बदलेगा, यानी कार्य W बराबर होगा Q1 माइनस Q2। दूसरी तरफ जो इंजन E' है, इसको हम विपरीत क्रम में चला रहे हैं रेफ्रिजरेटर की तरह, जो कम ताप वाले सिंक से Q2' ऊष्मा ले रहा है
अधिक ताप वाले स्रोत को Q1 डैश ऊष्मा दे रहा है, तो इस पर हमें बाहर से कार्य करना पड़ेगा जो होगा Q1 डैश माइनस Q2 डैश के बराबर। तो हम ये मान लें कि जितना कार्य इंजन ई के द्वारा किया जा रहा है वही कार्य इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए पर्याप्त है। यानी रेफ्रिजरेटर की तरह जो इंजन ई डैश काम कर रहा है, ये इंजन ई के द्वारा किए गए कार्य से ही कार्य कर रहा है। इंजन ई जितना कार्य करेगा यही कार्य दूसरे इंजन ई डैश को, जो रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य कर रहा है, उसको चला रहा है। तो इंजन ई के द्वारा किया गया कार्य W Q1 माइनस Q2 के बराबर है, और इंजन ई डैश जो रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य कर रहा है विपरीत क्रम में, इसके लिए आवश्यक कार्य है Q1 डैश माइनस Q2 डैश। तो W बराबर है Q1 माइनस Q2, और यही बराबर है Q1 डैश माइनस Q2 डैश। W बराबर है Q1 माइनस Q2, और यही बराबर है Q1 डैश माइनस Q2 डैश। मान लें कि इंजन ई डैश से अधिक दक्ष है। मान लिया इंजन ई की दक्षता है ईटा और इंजन ई डैश की दक्षता है ईटा डैश। इंजन ई डैश से अधिक दक्ष है, यानी ईटा ज़्यादा है ईटा डैश से, ये मान लें। तो दक्षता ईटा का फार्मूला है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसी तरह से ईटा डैश बराबर हो जाएगा Q1 डैश माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 डैश। Q1 माइनस Q2 और Q1 डैश माइनस Q2 डैश बराबर हैं, ऊपर की टर्म कट जाएंगी, तब ये इक्वेशन रह जाएगा 1 अपॉन Q1 ग्रेटर देन 1 अपॉन Q1 डैश, या Q1 डैश इज़ ग्रेटर देन Q1। इसका मतलब है कि Q1 डैश माइनस Q1 ये धनात्मक राशि होगी। समीकरण 1 से ये समीकरण 1 है, W बराबर Q1 माइनस Q2 बराबर Q1 डैश माइनस Q2 डैश। इस समीकरण से हम देखें तो इस समीकरण से Q2 डैश माइनस Q2 बराबर होगा Q1 डैश माइनस Q1। समीकरण 1, W बराबर Q1 माइनस Q2 बराबर Q1 डैश माइनस Q2 डैश। इससे आता है Q2 डैश माइनस Q2 बराबर Q1 डैश माइनस Q1, और हमने देखा है कि राशि Q1 डैश माइनस Q1 धनात्मक है। इसका मतलब है कि Q2 डैश माइनस Q2 ये राशि भी धनात्मक होगी और दोनों ही बराबर होंगी। इन दोनों इंजन ई और ई डैश का संयुक्त प्रभाव यदि हम देखें तो क्योंकि Q1 डैश Q1 से बड़ा है और Q2 डैश Q2 से बड़ा है, तो स्रोत में हम देखें कि Q1 डैश ऊष्मा दी जा रही है और Q1 ऊष्मा इससे ली जा रही है। Q1 डैश Q1 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि स्रोत को ऊष्मा दी जा रही है कुल मिला के, और वो दी जा रही है Q1 डैश माइनस Q1, जो एक धनात्मक राशि है। इसी तरह से सिंक से हम देखें तो Q2 डैश ऊष्मा इससे ली जा रही है और Q2 ऊष्मा इसको दी जा रही है, और Q2 डैश Q2 से बड़ा है, यानी सिंक से कुल मिलाकर Q2 डैश माइनस Q2 ऊष्मा ली जा रही है। तो संयुक्त प्रभाव दोनों इंजनों का ये है कि सिंक से Q2 डैश माइनस Q2 ऊष्मा ली जा रही है जो धनात्मक राशि है, और स्रोत को Q1 डैश माइनस Q1 ऊष्मा दी जा रही है जो धनात्मक राशि है, और ये दोनों राशियां बराबर हैं। Q1 डैश माइनस Q1 और Q2 डैश माइनस Q2 ये बराबर हैं। इसका मतलब है कि जितनी ऊष्मा सिंक से ली जा रही है Q2 डैश माइनस Q2, उतनी ही ऊष्मा स्रोत को दी जा रही है।
स्रोत को दी गई ऊष्मा Q1 डैश माइनस Q1 ये भी उतनी ही है Q2 डैश माइनस Q2 के बराबर। इसका मतलब है कि ऊष्मा अपने आप कम ताप के सिंक से अधिक ताप के स्रोत की ओर जा रही है, जो और बाहर से इस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। अतः यदि ऐसा होता है तो ये क्लॉसियस के कथन का उल्लंघन होगा। ऊष्मा अपने आप कम ताप के सिंक से अधिक ताप के स्रोत की ओर नहीं जा सकती है जब तक कि इस पर बाहरी कार्य न हो। इसलिए हमने जो ये माना था शुरू में कि ईटा इज ग्रेटर देन ईटा डैश, यह गलत है। इसका मतलब है कि ईटा इज नॉट ग्रेटर देन ईटा डैश। ठीक इसी तरह से हम दोनों इंजनों को आपस में बदल दें तो ठीक इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ईटा डैश इज नॉट ग्रेटर देन ईटा। और इन दोनों समीकरणों को यदि हम एक साथ देखें तो इसका मतलब है कि ईटा इक्वल टू ईटा डैश, यानी दो समान तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होगी। कार्नोट प्रमेय के दूसरे भाग को सिद्ध करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक इंजन उत्क्रमणीय है और एक इंजन अनुत्क्रमणीय है। मान लिया ई एक अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन है जिसकी दक्षता ईटा आई आर है। ईटा के साथ नीचे आई आर लिखा है। आई आर इरिवर्सिबल के लिए है, अनुत्क्रमणीय के लिए। तो इंजन ई हमने अनुत्क्रमणीय मान लिया है, विपरीत क्रम में इसको नहीं चला सकते हैं। इसकी दक्षता एफिशिएंसी है ईटा आई आर। और दूसरा जो इंजन है ई डैश, वो पहले की तरह ही उत्क्रमणीय इंजन है जिसको विपरीत क्रम में चला सकते हैं और उसकी दक्षता मान लिया ईटा डैश है। तो जिस तरह से हमने पहले सिद्ध किया था कि ईटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन ईटा डैश, उसी तरह से अब हम सिद्ध कर देंगे कि ईटा आई आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन ईटा डैश, यानी अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। क्योंकि इंजन ई अनुत्क्रमणीय इंजन है, इसको हम विपरीत क्रम में नहीं चला सकते हैं और हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि ईटा डैश इज़ नॉट ग्रेटर देन ईटा आई आर। तो केवल इतना ही सिद्ध किया जा सकता है कि ईटा आई आर इज़ नॉट ग्रेटर देन ईटा डैश, यानी दो समान तापों के बीच कार्य करने वाले अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। ये कार्नोट प्रमेय का दूसरा भाग हुआ।